बारे में समझा तो पहले तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी, लेकिन फिर वो मन ही मन खुश होने लगा। जाहिर सी बात थी कि उसे छोटू बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ऐसे में अगर कर्मश उसे खत्म कर देता तो लकी का काम आसान हो जाता। इस बारे में सोचकर लकी मुस्कुराने लगा। मेरे ख्याल से यह हमला इस कमजोर ध्रुव को खत्म करने के लिए तो काफी होना चाहिए। अफसोस कि इसके नसीब में मुझसे लड़ना नहीं लिखा। इस दौरान आसमान में अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें से वो काले रंग का शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। एक तरह से वो आसमान किसी पर्दे जैसा लग रहा था, जिससे होकर वो पैर वहां दिखाई देने लगा। अगली पल उस रहस्यमयी परछाई का पूरा शरीर बाहर दिखने लगा। इस वक्त उस इलाके में मौजूद हर कोई उस रहस्यमयी शरीर को देखता जा रहा था। देखने में वो शरीर पूरी तरह से काले रंग का था और साथ ही उसमें से एक बड़ी ही डरावनी चमक निकल रही थी। इस वजह से लोग उसके चेहरे को अच्छी तरह देख नहीं पा रहे थे। पर भले ही उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलती प्राचीन खौफनाक शक्तियां हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वहीं थोड़े दूर खड़े कर्मश ने जब उस आदमी को बाहर आते देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी झलक साफ नजर आ रही थी। उसने तुरंत अपने मुंह से खून के छींटे पोंछे और जानलेवा इरादे के साथ छोटू की तरफ देखा। अब जो कि वो काले रंग का शैतान कर्मश के साथ था, इसलिए उसके चेहरे पर एक अजीब हैवानियत नजर आने लगी थी। कर्मश फिलहाल खुद किसी शैतान की तरह दिखने लगा था, जिसकी समझ उसके गुस्से के सामने कमजोर पड़ चुकी थी। फिर सभी की नजरों के सामने कर्मश ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और जानलेवा इरादे के साथ उसने छोटू की तरफ इशारा किया। कर्मश का ये इशारा देखते ही उसके पीछे खड़ा वो काले रंग का खौफनाक शैतान भी अपना हाथ ऊपर कर छोटू की तरफ इशारा करने लगा। जैसे ही उसका काले रंग का हाथ ऊपर हुआ तो छोटू ने महसूस किया कि एक ऐसा हमला उसकी तरफ कर दिया गया है जिससे बचना छोटू के लिए नामुमकिन होगा। इससे उसे साफ हो गया था कि वो जानलेवा हमला छोटू का पीछा तब तक करता रहता जब तक कि वो दुनिया खत्म नहीं हो जाती या जब तक छोटू मारा नहीं जाता। इस बात के एहसास से छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा और पहली बार वो थोड़ा घबराने लगा। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कर्मश कोई ऐसा हमला इस्तेमाल करने के काबिल था। वहीं छोटू के चेहरे पर छाई घबराहट देखकर कर्मश ने अपनी खूंखार लाल आंखों के साथ कहा, ध्रुव, हम दोनों इतने सालों से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। फिक्र मत कर, तेरे मरने के बाद मैं बिलोबा शहर जाकर तेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कांधार दैत्य की उंगली। ये कहते ही कर्मश ने खूंखार इरादे के साथ अपनी उंगली आसमान की तरफ की। वहीं उसके ऐसा करने पर काले रंग का शैतान भी अपनी उंगली आसमान की तरफ करने लगा। एक झटके में पूरा आसमान घनघोर अंधेरे में डूब गया। वहां की हवा तक बहुत ज्यादा भारी लगने लगी थी, जिसके बाद बेहद काले रंग की चमकती हुई चीज बिजली की रफ्तार से छोटू की तरफ बढ़ने लगी। अगर कोई उस चमकती हुई चीज पर गौर करता तो उसे समझ आता कि वो असल में किसी उंगली की तरह दिख रही थी, लेकिन वो उंगली कोई मामूली उंगली नहीं बल्कि खुद मौत की उंगली थी। भले ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जरा भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। इस दौरान रास्ते में जो भी कुदरती शक्तियां आ रही थीं, वो उंगली उन्हें भी तबाह करती हुई आगे बढ़ती रही। सभी महसूस कर पा रहे थे कि इस कदर खतरनाक हमला कुछ लोगों के अलावा कभी किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उस एक उंगली में पूरी दुनिया खत्म करने की ताकत थी। वहीं मैदान में मौजूद सभी योद्धा घबराते हुए उस उंगली को देखने लगे। यहां तक कि वो सभी योद्धा जो निर्वाण सुनहरी रैंकिंग्स में शामिल हो गए थे, उनके चेहरों का रंग भी सफेद पड़ने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर इतने खतरनाक हमले के सामने वो लोग आए तो वो जरूर मारे जाते। तभी लानिया ने अपना मुकाबला छोड़कर छोटू की तरफ बढ़ती उस खौफनाक उंगली को देखा और डर के मारे कहा, ध्रुव तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर कर्मश नाम का लड़का इतना ताकतवर हमला कैसे इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि उसे समझ ही नहीं आया कि गालवान साम्राज्य में इस कदर ताकतवर लोग कैसे तैयार हुए थे। इस बात पर उसे शक होने लगा कि क्या वाकई गालवान साम्राज्य एक कमजोर साम्राज्य था। जिस दौरान वो इस बारे में सोच रही थी, बात तक बहुत ज्यादा भारी लगने लगी थी, जिसके बाद बेहद काले रंग की चमकती हुई चीज बिजली की रफ्तार से छोटू की तरफ बढ़ने लगी। अगर कोई उस चमकती हुई चीज पर गौर करता तो उसे समझ आता कि वो असल में किसी उंगली की तरह दिख रही थी, लेकिन वो उंगली कोई मामूली उंगली नहीं बल्कि खुद मौत की उंगली थी। भले ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जरा भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। इस दौरान रास्ते में जो भी कुदरती शक्तियां आ रही थीं, वो उंगली उन्हें भी तबाह करती हुई आगे बढ़ती रही। सभी महसूस कर पा रहे थे कि इस कदर खतरनाक हमला कुछ लोगों के अलावा कभी किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उस एक उंगली में पूरी दुनिया खत्म करने की ताकत थी। वहीं मैदान में मौजूद सभी योद्धा घबराते हुए उस उंगली को देखने लगे। यहां तक कि वो सभी योद्धा जो निर्वाण सुनहरी रैंकिंग्स में शामिल हो गए थे, उनके चेहरों का रंग भी सफेद पड़ने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर इतने खतरनाक हमले के सामने वो लोग आए तो वो जरूर मारे जाते।
तभी लानिया ने अपना मुकाबला छोड़कर छोटू की तरफ बढ़ती उस खौफनाक उंगली को देखा और डर के मारे कहा, ध्रुव तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर कर्मश नाम का लड़का इतना ताकतवर हमला कैसे इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि उसे समझ ही नहीं आया कि गालवान साम्राज्य में इस कदर ताकतवर लोग कैसे तैयार हुए थे। इस बात पर उसे शक होने लगा कि क्या वाकई गालवान साम्राज्य एक कमजोर साम्राज्य था। जिस दौरान वो इस बारे में सोच रही थी, उसी दौरान वो काले रंग की उंगली छोटू की तरफ बढ़ती गई। छोटू चेहरे पर घबराहट के साथ देख रहा था कि कैसे वो उंगली उसके पास आती जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? ऐसे जानलेवा हमले के सामने अपनी आंखें बंद कर रहा है। शायद इसे भी पता है कि वो इस हमले से बच ही नहीं सकता। पर अगले ही पल लोगों को नजर आया कि छोटू अपने हाथों की सील बदलने लगा था, बल्कि उसके हाथों से एक ड्रैगन का सिर तैयार होता हुआ दिख रहा था। इस पल छोटू के पूरे शरीर से बाढ़ जैसी हरे रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी, जो उसके हाथों के पास इकट्ठा होती हुई दिखाई दी। हरे रंग की शक्तियों ने छोटू को घेर लिया था, जिसके एक पल बाद वो शक्तियां हरे रंग के एक बड़े से ड्रैगन में बदल गईं। इस ड्रैगन में बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थीं, जो लगातार बढ़ती गईं। ये नजारा देखकर 8 महान दलों के योद्धाओं के चेहरे हैरानी से भर गए। ये तो प्राचीन ड्रैगन शक्ति है, लेकिन इन शक्तियों पर इतनी अच्छी तरह काबू पाना तो सिर्फ किसी ग्रीन ड्रैगन दल के योद्धा के बस में होता है। दरअसल मौत के इतने करीब आने पर छोटू के शरीर में बसी चिंगार की सारी प्राचीन ड्रैगन शक्तियां एक साथ बाहर आने लगी, बल्कि वो तो छोटू की अच्छी तरह बात भी मान रही थीं, जैसे वो छोटू को मरने नहीं देना चाहती हों। देखते ही देखते सामने दिखता हरे रंग का ड्रैगन कम धुंधला होने लगा और वो बेहद तेज चमक के साथ चमकने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा था और साथ ही बेहद ताकतवर भी। तैयार होते ही उस विशालकाय हरे रंग के ड्रैगन ने आसमान की तरफ देखकर जोरदार दहाड़ निकाली। उसकी इस दहाड़ से शक्तियों की खतरनाक लहरें निकलने लगीं, जो पूरे मैदान में फैल गईं। इतने में छोटू ने अपनी बंद आंखें खोली और अचानक अपने हाथों की सील बदलते हुए चिल्लाया, महान हरियायुत तकनीक, ग्रीन ड्रैगन की ढाल। उसके इतना कहते ही ग्रीन ड्रैगन ने छोटू को अपने आगोश में ले लिया, जैसे वो आने वाले हमले से उसे बचा रहा हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके शरीर की चमक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक झटके में वो ड्रैगन खुद को मोड़ने लगा, जिसके साथ ही वो एक बहुत मजबूत ढाल में बदल गया। उस ढाल में 2 लाल रंग की खूंखार आंखें नजर आ रही थीं, पर उसकी दूसरी तरफ छोटू पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। इस दौरान उस ढाल में ऐसी खतरनाक प्राचीन शक्ति महसूस होने लगी, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। ये देखते ही यावर दल के बूढ़े आदमी ने हैरत भरी आवाज के साथ कहा, इस ढाल की बचाव शक्ति तो अद्भुत है। एक तरह से जहां वो हरे रंग की ढाल बहुत ही ज्यादा ताकतवर बचाव था, तो वहीं काले रंग की उंगली बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला। इसलिए कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि दोनों के टकराने पर कौन सी चीज किस पर हावी हो जाती। इसी के साथ यावर दल के बुजुर्ग की आंखों में बेचैनी दिखाई देने लगी। सिर्फ वही नहीं था जिसके जहन में बेचैनी थी, बल्कि उस पहाड़ी पर मौजूद हर कोई इस वक्त छोटू की तरफ ही देखता जा रहा था, जिसके बेहद करीब कर्मश का वो जानलेवा हमला आ गया था। लेकिन लोगों की ये बेचैनी ज्यादा देर के लिए बरकरार नहीं रही, क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ती काली उंगली जाकर सीधे उस हरे रंग की चमकती ढाल से टकरा गई। इस वक्त एक दुनिया हिला देने वाला धमाका हुआ, जिसमें हर कोई अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से काफी दूर होने लगा। इतना ही नहीं, सभी को अपनी अपनी शक्तियों से खुद की रक्षा करनी पड़ गई, क्योंकि धमाके से निकली शक्तियां बहुत खतरनाक थीं। इस वक्त आसपास की सारी कुदरती शक्तियां एक झटके में तबाह हो गई। काले रंग की चमक आसमान से आगे बढ़ते हुए सीधे जाकर हरे रंग की ढाल से टकराई थी, जो सभी ने देखा था। उस धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, बल्कि उस मैदान में ढेर सारी दरारें आ गई। इतना ही नहीं, लीमार का तैयार किया गया दूसरा कवच भी टूटकर बिखर गया था। एक झटके में उस जगह पर शक्तियों का एक खतरनाक तूफान उठ गया, जिससे सारी जगह धुंधली नजर आने लगी। इस तूफान के बीच लोगों को दिख रहा था कि काले और हरे रंग की रोशनी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। शक्तियों के तूफान के बीच ये नजारा बहुत ही रोमांचक दिख रहा था। किस्मत से किसी को भी चोट नहीं आई थी, क्योंकि ऐन वक्त पर न सिर्फ लिमार बल्कि कुछ और बुजुर्गों ने भी अपनी शक्तियां मिलाकर एक और मजबूत कवच तैयार कर दिया था। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो बेहद मजबूत कवच तक थोड़ा कांपने लगा था। लिमार ने जब इस नजारे को देखा तो उसकी आंखें जम गईं और वो काफी परेशान दिखने लगा। उसकी आंखों में बेइंतहा हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कर्मश और छोटू का मुकाबला इतनी खतरनाक तबाही मचाने के काबिल होगा। इस दौरान काले और हरे रंग की चमक एक दूसरे को मिटाती जा रही थी। उस जगह की तबाही और शक्तियों के खतरनाक तूफान को देखकर सभी समझ गए कि यह मुकाबला 5वें पड़ाव के निर्माण की काबिलियत से बहुत ऊपर था। सभी लोग गौर से शक्तियों के तूफान में झांकने लगे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या छोटू कर्मश के उस जानलेवा हमले से बचने में कामयाब हुआ था। धीरे धीरे शक्तियों का तूफान कमजोर पड़ने लगा और साथ ही नजर आया कि काले और हरे रंग की चमक भी काफी धीमी हो गई। सबसे पहले उस जगह पर जो नजर आया वो था कर्मश। कर्मश के पीछे खड़े काले शैतान ने उसे घेर लिया था, जिस वजह से वो इस तबाही के बावजूद जिंदा बच पाया।
वहीं इस वक्त कर्मश की आंखें तो सामने की तरफ थी, जहां उसे काले और हरे रंग की चमक बिखरती हुई नजर आ रही थी। जब वो चमक उस जगह से गायब हुई तो एक बहुत ही धुंधली ढाल वहां दिखाई देने लगी। ये देखते ही कर्मश की आंखों में हल्की परेशानी दिखी। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका सबसे ताकतवर हमला भी छोटू को खत्म करने में नाकाम रहा था। देखते ही देखते सभी को धुंधली पड़ चुकी ढाल नजर आने लगी, जिसे देखते ही हर तरफ हंगामा मच गया। ध्रुव इस हमले को झेलने में कामयाब रहा। पहाड़ के उस इलाके के लोग पूरी तरह पागल हो गए थे। लोग खुद को शांत बिल्कुल नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि कर्मश के पिछले हमले से कोई 5वें पड़ाव का निर्माण तक बुरी तरह मारा जाता। इसके बावजूद छोटू, जो असल में चौथे पड़ाव का निर्माण था, उस खतरनाक और जानलेवा हमले को झेलने में कामयाब रहा। इस बात से कैसे कोई हैरान नहीं होता। तभी यावर दल के बुजुर्ग ने उस नजारे को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इस लड़के के पास तो सच में बहुत से पैंतरे हैं। जैसे जैसे वो छोटू को देखता जा रहा था, वैसे वैसे उसे छोटू और ज्यादा पसंद आता गया। वो बूढ़ा आदमी समझ गया था कि अगर छोटू यावर दल का हिस्सा बन जाता, तब तो यावर दल को इससे बहुत फायदा होता। सभी की नजरों के सामने वो हरे रंग की ढाल एक पल बरकरार रही, जिसके बाद वो पूरी तरह गायब होने लगी। इस दौरान कर्मश के चेहरे पर नाराजगी थी और वो आगे बढ़ते हुए अपना अगला हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक उसे उस ढाल के पास से बिजली की रफ्तार में एक परछाई अपनी तरफ आती दिखी। उस परछाई की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसे समझ ही नहीं पाया, बल्कि खुद कर्मश को एक हरे रंग की चमक दिखी और अगली बार उसे वो रोशनी अपने ठीक सामने दिखी। इससे कर्मश समझ गया कि छोटू ने उस पर हमला कर दिया था। इस एहसास के चलते कर्मश की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए काले शैतान को छोटू पर हमला करने का इशारा किया। पर हरे रंग की रफ्तार उस काले रंग के शैतान से बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए जिस दिशा में वो शैतान हमला कर रहा था, हरे रंग की चमक उस दिशा से दूर हो गई। ये देखकर कर्मश के चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आई। इसकी रफ्तार आखिर इतनी तेज कैसे हो गई? वो समझ गया था कि छोटू की रफ्तार उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। कर्मश के सामने हरे रंग की चमक दिखाई दी और छोटू उसके ठीक सामने आ गया। अब जाकर कर्मश को छोटू साफ साफ दिखाई दिया, जिससे उसके चेहरे पर हल्की घबराहट नजर आई। वो देख रहा था कि ना सिर्फ छोटू इतनी जल्द उसके सामने आ गया था, बल्कि वो पहले से काफी बड़ा भी लग रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि छोटू के शरीर से हरे रंग की चमक निकलती जा रही थी और उसकी चमड़ी किसी ड्रैगन की चमड़ी में बदल गई थी। तभी छोटू ने अपना हाथ आगे किया, जो एक हरे रंग के पंजे में बदल गया था। उसके इस पंजे में ढेर सारी हरे रंग की शक्तियां इकट्ठा थी, जिसके तैयार होते ही छोटू ने कर्मश के सीने पर जोरदार हमला कर दिया। जब कर्मश ने उस हमले की ताकत को महसूस किया, तो वो समझ गया कि छोटू का वो हमला किसी 5वें पड़ाव के निर्माण तक को चीर कर रख देने की ताकत रखता था। कर्मश ने इस हमले के सामने जरा भी लापरवाही नहीं दिखाई और वो तुरंत इशारा करते हुए काले शैतान को छोटू के हमले का सामना करने को कहने लगा। इससे पहले कि छोटू का पंजा कर्मश के सीने से टकराता, उस काले शैतान का हाथ कर्मश के ठीक सामने आ गया, जिस वजह से वो छोटू के उस हमले से टकराया। दोनों की टक्कर से शक्तियों की खतरनाक लहर निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। इतने में कर्मश ने हंसते हुए छोटू का मजाक बनाते हुए कहा, तेरी शक्तियां तो काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू इन शक्तियों से मुझे खत्म कर सकता है, तो ये तेरी बेवकूफी है। लगता है तू इससे ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। फिर खूंखार हंसी के साथ कर्मश ने अपने दूसरे हाथ को मुट्ठी में बदलना शुरू किया। उस हाथ में बेहद खतरनाक शक्तियां थी, जिससे उसने छोटू के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। ये देखकर छोटू की आंखों में खौफनाक इरादा झलकने लगा और उसने भी हंसते हुए कहा, बेवकूफ तो तू है जो ये सोचता है कि मेरी शक्तियां इतनी ही बढ़ सकती हैं। तभी अचानक उसके दूसरे हाथ पर हरे रंग की चमक दिखाई देने लगी, जिसके साथ ही वो हाथ काफी बड़े पंजे में बदल गया। छोटू का ये पंजा उसके पिछले पंजे से भी बड़ा था, जैसे कि उसने जानबूझकर ऐसा पैंतरा आजमाया था कर्मश को चकमा देने के लिए। फिर सभी के सामने उसका वो बड़ा सा पंजा आगे आया और सीधे कर्मश की मुट्ठी से टकरा गया। ये देखते ही कर्मश बेहद नाराज होकर चिल्लाया, ध्रुव, तूने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की। अपना हमला नाकाम होते देख कर्मश समझ गया था कि छोटू ने कौन सी चाल चली थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वो छोटू को खत्म नहीं कर पाएगा। तभी छोटू ने कर्मश की तरफ देखकर बेरहमी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। इतने साल से हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इस दुश्मनी को खत्म करने का, हमेशा हमेशा के लिए। रही बात मेरे परिवार की, तो शुक्रिया, लेकिन उनका ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। महान हरियायुद्ध तकनीक ग्रीन ड्रैगन हाजिर हो। तो क्या इस बार कर्मश को खत्म करने के अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा छोटू? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 1650 पापा, मैंने आपका बदला पूरा किया। छोटू के दिल में एक गूंज सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद उसने अपनी प्राचीन ड्रैगन शक्तियों को पूरे शरीर में बहाना शुरू कर दिया। इससे छोटू के हाथ तेजी से कांपने लगे और देखते ही देखते उसके हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए।
छोटू को इस वक्त बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उसका पूरा शरीर ग्रीन ड्रैगन में बदलने लगा था। लेकिन साथ ही छोटू की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और प्राचीन ड्रैगन शक्ति उसके पूरे शरीर पर हावी हो गई। कायदे से कोई मामूली इंसान तो इस ड्रैगन शक्ति को झेल ही नहीं पाता और मारा जाता। और चाहे छोटू मामूली इंसान से अलग क्यों ना था, फिर भी अपने शरीर को ड्रैगन में बदलने की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके बावजूद छोटू दर्द झेलने के लिए तैयार था क्योंकि उसके सामने वो कर्मश था जिसे मारने की इच्छा छोटू के दिल में सालों से थी। अगली पल छोटू ने अपने हाथ झटकते हुए कर्मश पर हमला करने की तैयारी की। छोटू के हाथों में इकट्ठा होती शक्तियों को देखकर कर्मश के चेहरे पर अजीब सी हैरानी और खौफ नजर आने लगा। उसने तुरंत पीछे होते हुए खुद को उस हमले से बचाने की कोशिश की और साथ ही काले शैतान को वो अपने ठीक सामने ले आया। जाहिर सी बात थी कि छोटू के उस हमले का सामना करने की कर्मश की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब छोटू ने ऐसा होते देखा तो उसकी आंखें अचानक से खूंखार दिखने लगी और वो इस वक्त किसी जानवर जैसा बौखलाने लगा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो काले रंग का शैतान कितना ताकतवर था। छोटू तो उसे खत्म करना चाहता था। देखते ही देखते छोटू के हाथों में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा हो गईं, जिसके साथ ही उसने चिल्लाते हुए उस काले शैतान पर हमला कर दिया। उसके इस हमले से वो काला शैतान तक झटका खाकर पीछे जाने लगा और आखिर में मजबूत कवच से टकरा गया। लेकिन दोबारा छोटू उसके ठीक सामने आ गया और वो देख कर्मश की लाश की तरफ की और बिना किसी जज्बात के कहा, दुश्मन था पर था तो एक ही कुटुंब का, इसलिए मैं किसी से कहकर इसका शरीर गालवान साम्राज्य भिजवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके शरीर में रहने वाले शैतान को तो खत्म कर दूं। इतना कहकर छोटू ने अपना हाथ कर्मश की तरफ किया और तुरंत उस हाथ में काले रंग का गड्ढा नजर आने लगा। उस गड्ढे में से विनाश की शक्तियां एक झटके में निकलने लगी और सीधे कर्मश के शरीर में चली गईं। भले ही छोटू के पिछले हमले से कर्मश मारा गया था, लेकिन छोटू भूला नहीं था कि उसके शरीर के अंदर रहस्यमय अंतरात्मा अभी भी जिंदा थी। फिर विनाश की शक्तियां कर्मश के शरीर के अंदर खोज करती रहीं कि तभी छोटू को अचानक कुछ नजर आया, जिसे देखकर उसने कहा, क्या हुआ, छुपने की कोशिश कर रहे हो क्या? उसे कर्मश के दिल के पास एक काला धब्बा नजर आया था जिसमें अजीब शक्तियां महसूस की जा सकती थी। तभी उस धब्बे में से अजीबोगरीब और खराश से भरी एक आवाज सुनाई पड़ी, हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कर्मश था जिसे तुम पहले ही मार चुके हो। ऐसे में तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर छोटू ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, सच तो यह है कि मैं कभी अपने दुश्मन के दोस्तों को भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे भी तुमने इतने सालों तक कर्मश की मदद की है ताकतवर बनने में, और मेरे लिए तुमने कितनी मुश्किलें खड़ी की हैं इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एक झटके में उसने विनाश की शक्तियों से उस काले धब्बे को घेर लिया। छोटू जानता था कि उस काले धब्बे में आत्मशक्ति मौजूद थी। अगर किसी का शरीर खत्म हो जाए लेकिन उसकी आत्मशक्ति रहे तो उसे जिंदा किया जा सकता था, मगर आत्मशक्ति ही खत्म हो जाए तब तो उस इंसान को कभी भी जिंदा नहीं किया जा सकता था। इसलिए छोटू ने विनाश की शक्तियों से कर्मश और उस रहस्यमय यंत्रात्मा की आत्मशक्तियां खत्म करनी शुरू कर दी। वहीं छोटू की खतरनाक शक्तियों को देखकर उस आत्मा ने उन्हें पहचानते हुए कहा, विनाश, विनाश की शक्तियां, इसका मतलब तुम्हारे पास विनाशक प्राचीन निशान है। देखो ध्रुव, मुझे मत मारो, मुझे बहुत से रहस्यों के बारे में पता है। अगर तुम मुझे अपने साथ रहने देते हो तो तुम्हें उससे इतना फायदा होगा जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इस पर छोटू ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बात ऐसी है कि मेरे पास पहले से एक मदद करने वाला भाई है जिस पर मैं तेरे मुकाबले 10,000 बार भरोसा कर सकता हूं, इसलिए मुझे तेरे जैसे की तो कोई जरूरत नहीं है। एक झटके में छोटू ने अपनी विनाश की शक्तियां बढ़ा दी, जिससे वो काला धब्बा पूरी तरह से उस गड्ढे में चला गया। जाते जाते वो खराश से भरी आवाज सुनाई पड़ी, तो क्या होने वाला है छोटू के इस रोमांचक सफर में, अब जो कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। सच तो यह है कि उसका अब असली मुश्किलों से भरा सफर शुरू होने वाला है, लेकिन वो कौन सी मुश्किलें और कौन से खतरे हैं जो उसके सामने आने वाले हैं, और कैसे सामना करेगा वो सबसे बड़े शैतान ज़ायरन का। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गाइस टेलीग्राम पे 1644 8 महान दलों के सामने। लकी के सवाल पर छोटू ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि कभी कभार नियमों को मानना ही अच्छा होता है। निर्वाण सील्स हासिल करने अपनी नजरें अपने साथ खड़े बाकी 10 सबसे ताकतवर महान साम्राज्यों में से एक था। यह खबर उसे लाबार से हासिल हुई थी